पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का डर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत में भी लोगों में इसकी दहशत होने लगी है। इस बीच केंद्र सरकार ने नए वेरिएंट को लेकर राहत भरी खबर दी है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि फिलहाल देश में कोरोना के नए वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है। नया वायरस दुनिया के कई देशों में पाया गया है, लेकिन अभी तक भारत में एक भी मरीज ओमिक्रॉन के नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। अगर कोई शक के आधार पर भी कोई मामला सामने आता है तो तुरंत इसकी जांच की जा रही है और मरीज का जीनोम सीक्वेंसिंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इसे और फैलने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही केंद्र ने हर घर दस्तक अभियान को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया है, जिसमें 100% पहली खुराक और दूसरी खुराक के टीकाकरण के बैकलॉग को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की ओर से इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया गया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नए वेरिएंट कोरोना के बाकी वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक बताए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ओमिक्रॉन के मद्देनजर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर उड़ानें राजधानी में उतरती हैं। केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, कई देशों ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानें बंद कर दी है। हम देरी क्यों कर रहे हैं? पहली वेव में भी हमने विदेशी उड़ानें रोकने में देरी कर दी थी। अधिकतर विदेशी उड़ानें दिल्ली में आती हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। पीएम साहिब कृपया उड़ानें तुरंत बंद करें। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की तैयारियों के बारे में भी बताया है और उन्होंने कहा है कि नए वेरिएंट से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने कई तैयारियां पहले से ही कर ली हैं। ओमिक्रॉन वायरस ने दुनिया भर में सबकी चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। भगवान करे कि ओमिक्रॉन वायरस इंडिया में ना आए, और लेकिन अगर वो आता है तो एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी सारी तैयारियां पूरी कर लें उससे निपटने के लिए। तो आज मैंने सभी विभागों की, जो भी संबंधित विभाग हैं, उनके साथ मीटिंग की और उससे निपटने के लिए जो तैयारियां करने की ज़रूरत है उनका जायज़ा लिया। सब चीज़ों पे चर्चा की गई। क्या हमारे पास कितने बेड्स की ज़रूरत है, कितने बेड्स हैं, टेस्टिंग कितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, आईसीयू कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, मैन पावर कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के पाए जाने की खबर के साथ भारत में वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि संक्रमण की नई लहरों की आशंका है और जब तक हम जल्दी और कुशलता से कार्य नहीं करते हैं, देश में संभवतः दोहराई जाने वाली लहरें दिखाई देंगी। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनेताओं की जुबानी तीर की धार भी तेज होती जा रही है। राजनेता अपने विरोधियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसी कड़ी में लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने केंद्र सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधने का सिलसिला आरक्षण के मुद्दे से शुरू करते हुए सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस सरकार पर आरक्षण लागू नहीं करने का आरोप लगाया। केंद्र व राज्यों की भी जातिवादी सरकारें इनके आरक्षण को आए दिन नए नए नियम व कानून आदि बना के तथा कोर्ट कचहरी आदि का भी सहारा लेकर प्रभावहीन बनाने में लगी है। यही हाल हमें यहाँ इन वर्गों का यूपी में भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ हर स्तर पर हो रही जुल्म जाति भी अभी तक पूरे तौर से बंद नहीं हुई है। इसके अलावा ओबीसी समाज की केंद्र की सरकार से जो इनकी अलग से जातिगत जनगणना कराने की मांग चल रही है, जिससे बीएसपी पूरे तौर से सहमत है,
उसे भी अब केंद्र सरकार द्वारा जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं मायावती ने बिना नाम लिए बीजेपी को जातिवाद पार्टी बताते हुए मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। साथ ही मुसलमानों पर सरकार द्वारा फर्जी केस दर्ज करने का भी आरोप लगा दिया। यूपी में वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफी पैदा की जा रही है। उधर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन के सवाल पर मायावती ने तल्ख तेवर रखते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। मैं कई बार कह चुकी हूँ, आज फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने की होड़ में गठबंधन और जोड़ तोड़ का दौर जारी है। वहीं मायावती भी अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी प्रदेश की 86 सीटों पर दलितों, ब्राह्मणों के साथ साथ अब जाट और मुस्लिमों को जोड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साल भर से जिस कृषि कानूनों पर हंगामा बरपा था, वो कानून सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही निरस्त कर दिए गए। लेकिन संसद में कृषि कानूनों के निरस्त होने से पहले जिस हंगामा होने की आशंका थी, वही हुआ। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों पर चर्चा के मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया, जिसको लेकर राज्यसभा से 12 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वहीं मंगलवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू ने निलंबन वापसी की मांग को लेकर यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी निलंबित सांसद का निलंबन वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सांसद अपने किए पर माफी मांगने की बजाय उसे सही ठहराने पर तुले हुए हैं। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियमों का हवाला देकर कहा कि सांसदों के निलंबन का कोई आधार नहीं है, इसलिए उनके निलंबन का फैसला वापस लिया जाना चाहिए। जिस पर सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों को संसदीय कानून की धाराएं याद दिलाते हुए कहा, राज्यसभा के सभापति को संसदीय कानूनों की धाराओं 256, 259, 266 समेत अन्य धाराओं के तहत अधिकार मिला है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं और सदन भी कार्रवाई कर सकती है। कल की कार्रवाई सभापति की नहीं बल्कि सदन की थी। वेंकैया नायडू के तल्ख तेवर के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर माफी मांगने से इनकार करते हुए लिखा, किस बात की माफी, संसद में जनता की बात उठाने की? बिल्कुल नहीं। लोकसभा सांसद जसबीर सिंह गिल ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बिना चर्चा के कानून लाई थी और बिना चर्चा के ही इसे निरस्त कर दिया। सरकार चर्चा से डरती है। तो ये रात के अंधेरे में कानून लेके आए थे, तब भी कोई चर्चा नहीं कराई। लॉकडाउन लगा हुआ था, ऑर्डिनेंस से ये लॉ लेके आए। फिर जब पार्लियामेंट में ये लॉ आए तब भी इन्होंने कोई चर्चा नहीं कराई। हमने वोटिंग की मांग की, वोटिंग भी नहीं करवाई और लोगों को सस्पेंड करके ये कानून बना दिए। जैसे कानून लाए थे वैसे ये लेके भाग गए। मैं समझता हूँ कि ये सरकार की कमज़ोरी है। ये सरकार को जो लोग चला रहे हैं, जो ताकतें चला रही हैं, उनको छुपाना चाहती हैं। जो कड़वे सवाल हैं किसानों के, मजदूरों के, जहाँ ऑपोजिशन के, उनका जवाब देने से घबरा रही है सरकार। वहीं किसान आंदोलन खत्म होने के सवाल पर जसबीर सिंह गिल ने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं। सिंपल सा है कि हमने किसानों की सपोर्ट में संयुक्त किसान मोर्चे की
सपोर्ट में हमने ये धरना शुरू किया था। जब तक संयुक्त किसान मोर्चा उठने का फैसला नहीं लेता तब तक हम भी बैठे रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.